हाय एवरीवन, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग हेलोल्केन्स हेलोइन्स के लिए, और उसमें क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया था हमने। नेक्स्ट अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है कि इथाइलिडीन क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस KOH गिव्स। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, इसका रिएक्शन एक्वस KOH से होगा तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले इथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत से हम कहते आ रहे हैं कि बिना नॉमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो इथाइलिडीन क्लोराइड जेमिनल डाइहेलाइड हुआ ना, ऐसा इथाइलिडीन क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन आप एक्वस KOH से करवाओगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, 2 मोल लगेगा इसका, दोनों क्लोरीन यहाँ से हटेंगे, ऐसा इस तरह से। मैंने इसको कह दो कि जेमिनल डाइहेलाइड था, वहाँ जेमिनल डाई अल्कोहल बन गया। अब यहाँ तक रिएक्शन तो हम इस चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इसके आगे अब याद रखोगे, जो आगे अल्कोहल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शायद, कि यदि किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन पे 2-2 OH ग्रुप हों तो इस टाइप के कंपाउंड होते बड़ा अनस्टेबल हैं। ये क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली H2O का मॉलिक्यूल लूज करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है यहाँ, और H2O एलिमिनेट करते हैं। ये मतलब होगा क्या, कुछ ऐसा, ये बॉन्ड यहाँ और ये OH बार, मतलब ओवरऑल H2O का एलिमिनेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन टाइप का समझ लो। तो बन गया CH3CHO, एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से A नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए। इथाइलिडीन क्लोराइड को जब एक्वस KOH से हीट करा हमने, तो सबसे पहले तो वहाँ एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, और वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के बाद चूँकि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं अनस्टेबल, तो फिर H2O एलिमिनेट करके मैंने डिहाइड्रेशन हो करके एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया। ये रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा था, ये तो इस चैप्टर में पढ़े हुए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द प्रोडक्ट्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड इन द ऊर्ज रिएक्शन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड एंड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आर, 2 दिए हुए हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड और दूसरा इसके साथ है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। कह रहा है कि इन दोनों का ऊर्ज रिएक्शन करवाना है तुम्हें, सोडियम मेटल ईथर ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हालांकि इसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, लेकिन उतना करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। सिंपल सा अल्केन नहीं दिया है ना, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दे करके रखा है। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, दिस वन, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका ऊर्ज रिएक्शन करवाना है हमें आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड से। ये स्ट्रक्चर ही तो मेन है। फिर से देखो यहाँ नॉमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नहीं, यदि आप नॉमेनक्लेचर जानोगे तो यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है बिना नॉमेनक्लेचर का। अब जरा करके देखें हम लोग। सबसे पहला बात जो यहाँ ध्यान देने वाला है कि ये जो 2 अल्काइल हैलाइड्स दिए हुए हैं दोनों डिफरेंट हैं। ठीक, अब यदि ये दोनों डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स हैं तो जैसा कि हमने ऊर्ज रिएक्शन में पढ़ा है
कि डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स रहने पे 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं, 2 सेल्फ कपलिंग से और 2 सेल्फ कपलिंग से, 1 क्रॉस कपलिंग से। सेल्फ कपलिंग से कहने का मतलब है कि एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसमें इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, और एक क्रॉस कपलिंग होगा जिसमें इसका 1 मॉलिक्यूल और इसका 1 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेगा। ये हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए हैं। जैसे मान लो कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हुए नियोपेंटाइल ब्रोमाइड के, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल हुए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड के। भाई रिएक्शन सोडियम मेटल से ही करना है ना, और हैलाइड को ही करना है, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि एक इसका और एक इसका करेगा। क्या ज़रूरी है? यही दोनों आपस में कर सकता है, ये दोनों भी आपस में कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो कई बार बता चुके हैं कि गिन करके एक एक मॉलिक्यूल लेना पॉसिबल थोड़े होता है। हम मोल में लेते हैं, और मोल में लेने का मतलब कि कितने सारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो जब एक दूसरे से कंबाइन करते हैं ना, तो इसको कहते हैं क्रॉस कपलिंग। कपलिंग मतलब आपस में 2 चीज़ों का मिल जाना, जुड़ जाना। तो एक और एक आपस में जुड़ेगा तो कपलिंग। क्रॉस इसलिए क्योंकि ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों सेल्फ आपस में करेंगे, सेल्फ कपलिंग हो गया, ये दोनों आपस में करेगा, ये भी सेल्फ कपलिंग हो गया। 3 प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा? इसका सेल्फ कपलिंग यदि करोगे तो CH3 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 CH2, और फिर इसी से जुड़ेगा CH2 CH3 CH3 CH3, एक प्रोडक्ट ये बन गया। फिर इसमें सेल्फ कपलिंग होगा, CH3 CH CH3 CH2, और फिर यहाँ से जुड़ेगा CH2 CH CH3 CH3, 2। सेल्फ कपलिंग मतलब यही अल्काइल ग्रुप को जो है आपस में कंबाइन कर देना है 2 को, और क्या। एक क्रॉस कपलिंग रहेगा ना, एक इसका मैंने ऐसे ये बाहर होकर के। तो तीसरा प्रोडक्ट इसमें बनेगा CH3 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 CH2 CH2 CH CH3 CH3, और सबका नाम लिख लो ज़रा। ये सेम ही होगा, कहीं से भी नंबरिंग कर दो। तो 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, यहाँ से 25 डाइमिथाइल हेक्सेन, और इसमें देखोगे तो ये है 225 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो ये 3 प्रोडक्ट्स बने। अब आते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो ऑप्शन में जो है 1 में है 224 ट्राइमिथाइल पेंटेन, ये तो कहीं बन ही नहीं रहा है। 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन बन रहा है। 2244 टेट्रामिथाइल हेक्सेन कहीं नहीं बन रहा है। फिर 25 डाइमिथाइल हेक्सेन बन रहा है। 225 ट्राइमिथाइल हेक्सेन बन रहा है। मतलब इसमें से बन रहा है प्रोडक्ट नंबर 245। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। पूछा वही चीज़ है जो तुम जान रहे हो, लेकिन तरीका पूछने का इसका थोड़ा अलग हो गया, और इसी में जो है सो हड़बड़ा जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर गलती करके आते हैं। तो स्थिर से बनाओगे, गलती का कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स। ऑर्गेनो हैलोजन मैंने वही ऑर्गेनिक हैलाइड मतलब अल्काइल हैलाइड वगैरह कुछ दिया है। कह रहा है कि जब उसको अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड से हीट करेंगे तो वह एलिमिनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है भाई जो नहीं करेगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 सिंपल सा है कि
कौन सा कंपाउंड है जो डज नॉट अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, कौन है जो हाइड्रोहेलोजिनेशन में शामिल नहीं होगा। ऑप्शंस में क्या क्या दिए हुए हैं, ए नंबर में दिया हुआ है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, बी में है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, सी में है नियो पेंटाइल क्लोराइड और डी में है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसा बताना है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन और लिख लें हम लोग 35, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 2-ब्रोमोब्यूटेन, एक कंपाउंड दिया हुआ है 2-ब्रोमोब्यूटेन, क्वेश्चन के अनुसार ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका हाइड्रोलाइसिस करा इन्होंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ऑप्शंस दे करके रखा है माइनस ब्यूटेन 2ऑल, बी में प्लस ब्यूटेन 2ऑल, सी में प्लस माइनस ब्यूटेन 2ऑल और डी में है प्लस माइनस ब्यूटेन 1ऑल। ऐसा पहले इन्हें कर ले हम लोग, स्ट्रक्चर बनाओ सबका, फिर क्लियर होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए नंबर का स्ट्रक्चर बनाओगे सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, ऐसा। बी में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ऐसा। सी में नियोपेंटाइल क्लोराइड है, नियोपेंटाइल क्लोराइड, और डी में आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। अब बस इतना समझो कि जब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन, तो हम जानते हैं कि हेलोजन अल्फा कार्बन से रिमूव होता है और हाइड्रोजन बीटा कार्बन से होता है। बस हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा, अगल बगल वाले बीटा, हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ है अल्फा, अगल बगल वाले बीटा, हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा, अगल बगल वाला बीटा, और हेलोजन जिससे जुड़ा हुआ अल्फा, बगल वाला बीटा। अब ध्यान से देखो, इसके 2 बीटा कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसके बीटा कार्बन में कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में तो बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन हटता है ना, और यहाँ बीटा कार्बन में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो इसी का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था इसमें, उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी था। बगल में देखो, अब कह रहा है कि 2-ब्रोमोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक। इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, क्या बनेगा, क्या बनने का चांसेस है। टू ब्रोमोब्यूटेन, चलो देखोगे जरा ध्यान से, यह जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है, मतलब कि यह एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री एक्वस एन वो इससे रिएक्शन करवा रहे हो, इसका मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब आइदर SN1 लगेगा या तो SN2। अब अभी चूंकि क्या है कि सेकेंडरी हैलाइड है, तो सेकेंडरी हैलाइड जितना SN1 के लिए होता है उतना ही SN2 के लिए भी होता है।
यदि 2 ब्रोमोब्यूटेन की बात कर लें हम, ऐसा, तो यह एक 2 डिग्री हैलाइड है। और यदि 2 डिग्री हैलाइड है तो क्या कहा मैंने कि जितना पॉसिबिलिटी इसका SN1 में होने का है उतना ही पॉसिबिलिटी इसका SN2 में होने का भी है। अब यहाँ नेट रिएक्शन आखिर होगा क्या, SN1 होगा या SN2 होगा, ये समझना है। तो देखो सॉल्वेंट वगैरह भी डिसाइड कर सकता है फैक्टर को। एक्वस KOH यदि है या NaOH है तो ये एक्वस मतलब कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हम जानते हैं कि मोस्टली SN1 रिएक्शन फेवर होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में मोस्टली कौन सा रिएक्शन फेवर होता है, SN1। दूसरा बात कि यदि इसका कुछ इस तरह से अरेंजमेंट हम दिखाना चाहे, ये कायरल सेंटर है, ऐसे इधर एक तरफ इथाइल है ना, तो मान लो या CH2CH3 है, एक H है और इधर CH3 है और यहाँ PR है। तो कहीं ना कहीं देखोगे तो ये तो बल्कि ग्रुप्स ही हुए ना, और यदि ये बल्कि ग्रुप्स हैं तो SN2 रिएक्शन के रेट को तो थोड़ा सा प्रभावित करेंगे ही, SN2 के रिएक्टिविटी को थोड़ा सा तो प्रभावित करेंगे ही। लेकिन यदि यहाँ SN1 होता है कि पहले आयोनाइजेशन होकर के बीच में कार्बोकेटायन बन जाता है, एक प्लानर कार्बोकेटायन CH2CH3 CH3H+। अब यह जो कार्बोकेटायन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाईली स्टेबल। और स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, साथ ही साथ इंडक्टिव तो होगा ही। तो उस हिसाब से यहाँ कार्बोकेटायन यदि बन रहा है तो ऑब्वियसली यह SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। इसमें सेम टाइम न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये बल्कि ग्रुप का हिंड्रेंस की वजह से, मतलब SN2 इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, SN1 ज़्यादा आसान है, क्योंकि SN1 होने से जो कार्बोकेटायन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी बढ़िया है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़िया लगेगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यदि SN1 हो रहा है तब तो फिर हम जानते हैं, अब यहाँ से यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये भी अटैक कर सकता है, बीरो भी कर सकता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, रिटेंशन का भी इन्वर्जन का भी, प्लस भी बनेगा माइनस भी बनेगा। तो इसका आंसर हो जाना है दिस वन, प्लस माइनस ब्यूटेन 2 दोनों बनेंगे। इसमें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ये तो देख करके बताना संभव नहीं है, लेकिन बनेंगे तो दोनों। पढ़े हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन में, ऑलमोस्ट 50% प्लस बन रहा है तो 50% माइनस बन रहा है, तो ये प्लस माइनस ब्यूटेन 2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मतलब यहाँ से वही मैकेनिज्म पूछ दिया तुम्हें SN1 का और फंसा दिया थोड़ा 2 डिग्री दे करके। तो थोड़ा फिर यहाँ कंपैरिजन कर लोगे कि यदि 2 डिग्री है तो हिंड्रेंस ज़्यादा है कि कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। हिंड्रेंस ज़्यादा है और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली SN1 होगा। अब हिंड्रेंस कम रहता, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी भी कम रहता तो SN2 होता। यही यदि 1 ब्रोमोब्यूटेन देता तो यहाँ SN2 ही होने वाला था, SN1 वहाँ मुश्किल हो जाता। लेकिन 2 डिग्री है और बड़ा सा ग्रुप था इथाइल वगैरह, तो फिर हिंड्रेंस के वजह से SN2 हो पाना इसमें मुश्किल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। इसमें से एक रिएक्शन दिया हुआ है, साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम से रिएक्शन कर रहा है ड्राई ईथर मीडियम में। यहाँ कोई प्रोडक्ट बन रहा है A, देन इसका हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो यहाँ बन रहा है B। पूछ रहा है कि आखिर ये B है क्या। ऑप्शंस 3-4 दिए हुए हैं। तो ऐसा जो है ना, हम पीछे NCERT का एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस को फेस करा था हमने। सबसे पहले तो सिंपल सा रिएक्शन है इसमें,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, शुरुआत में तो यही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन, ये MgBr बन जाएगा। अब यदि यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो हम पढ़ें कि यह बेस का काम करता है, न्यूक्लियोफाइल भी करता है। ये माइनस प्लस वाटर से यदि यह रिएक्शन करेगा, ए नंबर बना, ठीक है, SH प्लस OH माइनस, तो यहाँ से इसको ले लेता है और प्रोडक्ट के रूप में तुम्हें साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और साथ में MgOH बेसिक सॉल्ट, साइक्लोहेक्सेन। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी नंबर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, थोड़ा सा अलग है, अभी तक वैसा क्वेश्चन हम नहीं किए हैं इस चैप्टर में और ना पढ़े हैं। 37 नंबर, क्या है क्वेश्चन? कह रहा है कि इन या मिक्सचर 2 enantiomers आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, देखो कोई मिक्सचर है, इन या मिक्सचर 2 enantiomers इसमें है, ठीक है, 2 enantiomers, दोनों enantiomers में एक है 85% और दूसरा है 15%। पूछ रहा है इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होगा, नया क्वेश्चन है, इनैंशियोमेरिक एक्सेस क्या होगा, ई इनैंशियोमेरिक एक्सेस पूछ रहा है इसमें। अभी तक इनैंशियोमेरिक एक्सेस का कंसेप्ट हम सीखे नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा कंसेप्ट है भी नहीं, डायरेक्टली कर पाएंगे हम लोग। देखो कोई एक सिंगल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, रिएक्शन हुआ इसका, सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ प्रोडक्ट्स बने, ऑब्वियसली वह भी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। अब वहाँ से दो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब उसके दोनों जो ऑब्वियसली एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट में नहीं बन रहा, एक ज़्यादा बन रहा है एक कम बन रहा है, मतलब स्टीरियो सेलेक्टिव टाइप का रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव, जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने, एक ज़्यादा मात्रा में दूसरा कम मात्रा में। तो पूछ रहा है कि इनैंशियोमेरिक एक्सेस माने इनैंशियोमर एक्सेस में जो है ज़्यादा, वो कितना होगा? अरे तो एक इनैंशियोमर बन रहा है 85% और दूसरा बन रहा है 15%, तो ज़्यादा कितना बना एक? तो याद रखोगे इनैंशियोमेरिक एक्सेस का फॉर्मूला होता है मेजर माइनस माइनर। जो ज़्यादा मात्रा में बनता है वो इनैंशियोमर, उसमें माइनस करोगे जो कम मात्रा में बनता है। तो ज़्यादा मात्रा वाला है 85%, कम मात्रा वाला है 15%, तो माइनस करो 70% हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लो, 70%, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा तो ऐसे करोगे इन क्वेश्चंस को, इनैंशियोमेरिक एक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया। आगे देख ले हम लोग एक क्वेश्चन और 38 नंबर। 38 नंबर, इसमें से 4 हेलाइड्स दिए हैं। पूछ रहा है कि चारों में से कौन सा हेलाइड है, चारों में से कौन सा हेलाइड है जिसका केवो इससे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो रेसिमाइजेशन हुआ। रेसिमाइजेशन का कंसेप्ट पूछा है, ठीक। नंबर 1 में दिया है बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। नंबर 2 में दिया है एन प्रोपाइल क्लोराइड। नंबर 3 में है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और नंबर 4 में है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसा अब पूछा है चारों में से किसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे एक्वस KOH के साथ तो रेसिमाइजेशन होगा। रेसिमाइजेशन वर्ड सुन के तो लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं SN1 के बारे में पूछ रहा है हमसे कि किसका SN1 रिएक्शन होगा। हाँ, पूछने का मतलब यही इसका।
किसका SN1 रिएक्शन होगा। अब SN1 रिएक्शन में रेसिमाइजेशन होता है, ये तो बात ठीक है। और SN1 रिएक्शन वैसे हेलाइट करते हैं जिनका कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट काफ़ी स्टेबल हो। तो यदि आप उस हिसाब से लेकर के चलोगे, उस हिसाब से लेकर के यदि आप चलते हो तो यहाँ से बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा स्टेबल, SN1 करेगा। हालांकि SN2 भी इसमें उतना ही होगा, ये 1 डिग्री है तो इसमें तो SN2 ही होगा। अगेन ये 1 डिग्री है, यहाँ भी SN2 होगा और ये 2 डिग्री है तो यहाँ SN1 SN2 दोनों का चांसेस हो सकता है यहाँ भी। ठीक है, SN1 में रेसिमाइजेशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनेंगे जब इनैंशियोमर्स बनेगा। और इनैंशियोमर्स मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव मतलब शुड बी कायरल सेंटर प्रेजेंट देयर। क्या यहाँ पे ये कार्बन कायरल है? नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एटम सेम है। ये सबको तो देखना ही नहीं था, इसमें केवल ये वाला कार्बन कायरल है ना। 1 2 3 टोटल 4 कार्बन। तो इसमें देखोगे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ क्लोरीन है, तो चारों अलग अलग है। अब यहाँ कोई ग्रुप जुड़ेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे कायरल सेंटर ही रहेगा। तो रेसिमाइजेशन केवल हो सकता है इस 4 नंबर का, बाकी का नहीं होगा। तो ध्यान रखोगे इस चीज़ को, केवल 4 का होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रहने दें, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 39 से उसे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।